back to my home itself to have the next session after the lunch. तो आज हम बात करने वाले हैं, अब जो दूसरा सेशन हमारा जो सेकंड सेशन के लिए हम है रिसर्च ग्रांट प्रपोजल राइटिंग की बात करने वाले हैं। तो इस आने वाले 1 घंटे में मैं आपको 2 बातों में फोकस करने वाला हूँ मेजरली। पहली बात, क्यों करना है रिसर्च, वाई वी शुड डू द रिसर्च। भैया कहीं तो लिखा नहीं है अपॉइंटमेंट लेटर में कि रिसर्च करना है, टीचिंग इज द ओनली जॉब, लिखा है ना, हर जगह यही लिखा रहता है। We don't have the defined duties as duties, research duty as a defined duty, but what we can have by doing the research, क्या मिल सकता है भाई, रिसर्च क्यों करना है। पहली बात है डिजायर, why we should have the desire, and the second thing, how we should write the grant proposal to get the funds for our research, because the sciences are not possible without the funds, we need the funds। अभी अभी 2 दिन पहले ही यूएस रैंकिंग आई है, यूएस रैंकिंग 2023, a huge number of institutions are there across the world, across the globe. We are also having around 41 institutes in that QS ranking. भाई QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी हमारे भी 41 है इंस्टीट्यूट, लेकिन टॉप इंस्टीट्यूट कौन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, बहुत पुराना प्रतिष्ठित जिसका साइंस की रग रग में। टॉप 200 की लिस्ट में हमारे पास 21 या 22 जो है इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया से, और टॉप 100 में कोई भी नहीं, टॉप 100 में कोई भी नहीं, अभी तक कभी नहीं आया। वी हैव नेवर बीन देयर इन द टॉप 100 लिस्ट। बात करें टॉप 200 की, 41 इंस्टीट्यूट में मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट को अलग कर देता हूँ, मैं गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ख्याल से जहाँ तक मुझे ध्यान है 3 या 4 प्राइवेट इंस्टीट्यूट उसमें है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उसमें है, मैं जस्ट कंफर्म भी कर सकता हूँ आपको कि दैट्स व्हाट आर दी नंबर्स जो वो उसमें प्राइवेट में हमारे पास हैं। मुद्दा क्या है, मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, फंड्स। फंड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सर, funds are very much important। Only 3 institutions in the private, there are 10 private institutions and 3 deemed universities, yeah, 11, 1 ISC obviously, 11 IITs constituting 27%, central universities 8 constituting 20%, means funds तो अराउंड 50% जो है वो गवर्नमेंट से ह्यूज फंड पाने वाले संस्थान है। आईसी बैंगलोर हु इज इन द टॉप लिस्ट, जानते हैं वित्तीय वर्ष 2020-21 में उसको यूनियन बजट में कितना रुपया दिया गया, 573.01 करोड़ रुपीज, 573 करोड़ साहब एक साल के लिए। उसके अलावा रिसर्च ग्रांट अलग से मिली उनको, ये उनका रूटीन बजट। तो आई एडवोकेट द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड द फैसिलिटीज टू बूस्ट द रिसर्च। पहली बात यहां से मैं शुरू करूंगा। चलिए, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि साहब यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद ऑरेंजेस, हाथी को मछली से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। पर रिसर्च करने के लिए आपको अपना मेटल भी शो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट, एज पर द गवर्नमेंट प्रोफाइल, द रिसर्च एंड द फंड्स उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं, रिसर्च में जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको देने की बात हो रही है। लेकिन कुछ ना कुछ तो कहने का मतलब ये, कुछ ना कुछ इनिशिएट तो अपने लेवल से करना पड़ेगा। ग्रांटिंग एजेंसीज आर अवेलेबल, जिसमें आपको फंड्स अवेलेबल हैं, फंड्स मिल सकते हैं। वो कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम विचार करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन में। जहां तक सवाल है
I again welcome you from my university, HNB Gadwal Institute, which is Central University in Uttarakhand. रिसर्च ग्रांट प्रपोजल राइटिंग की हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे हम रिसर्च को जो है बूस्ट करें, कैसे हम रिसर्च को बूस्ट करें, इसकी हम बात करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो हम बताएंगे। वही 9 कैरेक्टर्स ऑफ गुरु वापस रिपीट करूंगा। शुचि, वाचस्वी, वर्चस्वी, द्युतिमान, श्रुतिमान, कृति, नम्र, उत्साही और जिज्ञासु। कर्टसी, अगर आपने पिछली बार ध्यान ना दिया हो तो वापस देखें। प्रोफेसर आईवी राव फ्रॉम द लेक्चर्स ऑन ओरिएंटेशन कोर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, 27 जून 2009। साइटेशन, ईमानदारी के साथ साइट कीजिए ओरिजिनल सोर्स। उपनिषद के श्लोक का हिंदी रूपांतरण जो कि मुझे प्रोफेसर राव ने बताया। नाउ क्या करने वाले हैं? What are research projects? Why they are needed? When to plan? What to plan? Pre-planning, types of projects, targeting funding agency, proposal writing, preliminary requirements, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें कहेंगे। बजट, टाइमलाइन, समरी। विद दिस, भाई रिसर्च प्रोजेक्ट पहले तो क्या भला ये समझते हैं। समय हमारे पास कम है, उसमें हम सब कुछ कोशिश करेंगे कि हम उसको रैप अप कर सके चीजों को पूरी तरह से इफेक्टिवली। देखिए, द स्पेसिफिक टाइम बाउंड रेशनल एंड जो रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है उसको हम कहते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है उनको कहते हैं हम रिसर्च प्रोजेक्ट्स फंडेड बाय द ग्रांटिंग एजेंसी। भाई किसी ग्रांट एजेंसी ने उसको पैसा दिया है फॉर एक्सप्लोरिंग, क्या करना क्या है, एक्सप्लोरिंग एंड डेवलपिंग ए न्यू थ्योरी, प्रोडक्ट, सर्विस विच हैज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और यूटिलिटी। मतलब कुछ उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, उस थ्योरी की, उस पॉलिसी की, जो भी आप उस प्रोजेक्ट के बाद निकल के आने वाली है। फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशन को डेवलप करना, एस्टेब्लिश करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना, ये भी रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट हो सकता है। वही थॉट जो मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में डिस्कस भी किया था एग्जांपल में, जब हम प्लेजरिज्म की बात कर रहे थे, जब हम इसकी बात कर रहे थे, साहित्य चोरी की बात कर रहे थे। Anything that won't sell, I don't want to invent. Its sale is proof of utility and utility is success. The utility or the need-based research is the demand or the focal point of the current era. इस current era का ये focal point, इसीलिए जो भी करना है वो एप्लीकेशन बेस्ड, जिसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता हो, भाई कुछ काम की चीज हो, वो करनी है, मुद्दे की बात करनी है। केवल रिसर्च करने के लिए रिसर्च नहीं करना है। अब करें क्यों? पहला पहला रीजन क्यों करना चाहिए, टू बी अपडेटेड विद न्यू चैलेंजेस। भाई हमें नए नए जो चैलेंजेस हैं रिसर्च की जगह, उनको जो फेस करना है, उसको अपडेट करना है अपने को, खुद को, तो उसके लिए हमें करना है रिसर्च। कल्चर ऑफ इनोवेशन, नवाचार का एक वातावरण हमें बनाना है, एक बौद्धिक संपदा हमें बनानी है संस्थान की, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की पूरे ग्लोबल लेवल में अपनी पहचान बनाने के लिए। टू डेवलप द नेशनल एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन डेवलप करें। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्निशन कहां से मिलेगी? एकेडमिक एंड रिसर्च में। इन एकेडमिक एंड रिसर्च यू गेट द रिकॉग्निशन फ्रॉम रिसर्च बेसिकली। फॉर द टीचिंग देयर इज नो बेंचमार्क अनफॉर्चुनेटली, कोई इस तरह का मानक नहीं है, पैमाना नहीं है, पर रिसर्च में डायरेक्ट पैमाने हैं। आपके patents, your patents, your publications, your books, and your policies, your designs, to develop an attitude of continuous learning। हमेशा एक लर्निंग की जो फेज में रहने वाला एक एटीट्यूड डेवलप करना है। और ये डेवलप, जब हम ये रिसर्च का एटीट्यूड डेवलप होता है ना, तो वो हमारे अध्ययन और अध्यापन में भी रिफ्लेक्ट होता है, वो अपनी टीचिंग में रिफ्लेक्ट होता है कि हाँ, जो अच्छा टीचर, जो अच्छा रिसर्चर है,
उसको जब वो टीचिंग करना शिद्दत से शुरू करता है तो वो जो है उसकी टीचिंग में झलकता है एज कंपेयर टू अदर पीपल जो कि रिसर्च नहीं कर रहे हैं। टू केटर द नीड ऑफ रिसर्च, अब रिसर्च की कुछ जरूरतें हैं, इस चीज पे काम करना था, कैसे करेंगे? रिसर्च होगा तभी तो होगा। अपनी लैब आपको एस्टेब्लिश करनी है, इसके लिए आपको रिसर्च करना है। अपनी एक टीम बनानी है, प्रोजेक्ट फेलोज की, को इन्वेस्टिगेटर्स की, जेआरएफ वो बोलते जो है, कोलैबोरेटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इन सब की एक टीम बनाना, क्योंकि अकेले चलकर आप रिसर्च नहीं कर सकते, यू नीड ए टीम। आपको हर फेज में अपनी जो है वो मिलेंगे। कुछ चीजें अपने अकम्पलिशमेंट में बताऊंगा कि इट्स नॉट जस्ट फॉर बोस्टिंग माय वर्क, बट कह रहे हैं कि आप जब शुरुआत करते थे, वी स्टार्टेड डूइंग रिसर्च, सो गॉट द स्टेट लेवल रिसर्च अवार्ड्स, यूजीसी का रिसर्च अवार्ड हमें मिला है, जो कि जो है केवल 100 टीचर्स को मिलता है हर 2 साल में। मीजो यूनिवर्सिटी नगोया जापान ने, कोई भी कोई पहचान थोड़े ना है, कोई सिल्वर स्पून लेके थोड़े ना हुए हैं, हमारी रिसर्च को अगले ने समझा और हमें बुलाया। दैट वी हैव टू डेवलप। आइसलैंड रिसर्च फाउंडेशन के लिए मैं जो है मेजर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर रहा हूँ। इसराइल साइंस फाउंडेशन के एक्सपर्ट रिव्यूअर के तौर पे, इटली, मिनिस्ट्री ऑफ इटली की जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस को जो एजुकेशन की जो मिनिस्ट्री है, जिसमें जो है अप्लाइड रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट को जो है हम रिव्यू कर रहे हैं, चाहे डीएसटी है, बाकी बहुत सारे जो कि रिव्यू पेपर में आपको रिव्यूज के लिए तो आते हैं, पर अच्छे जर्नल से रिव्यू रिक्वेस्ट आना। एल्सवेयर बुक्स जैसे संस्थान, एल्सवेयर जो अपने बुक को रिव्यू कराने के लिए पेइंग अस मॉनेटरी बेनिफिट्स। इसके अलावा पेटेंट्स, वन इंडियन पेटेंट, वन ऑस्ट्रेलियन पेटेंट ग्रांटेड, अनदर पेटेंट ऑनलाइन। ये तो बातें मैंने केवल आपको यहां तक इसलिए बताई भाई कि हमें करना क्यों है, क्या करें, क्यों करें हम, प्रश्न ये होता है ना अक्सर। उसका जवाब ये है कि रिकॉग्निशन पानी है तो आपको रिसर्च करनी है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने। नाउ वी कम टू, अब हम आते हैं, मान लिया अब अगर हम बात करें कि टाइमिंग क्या, किस फेज में लाइफ की हम जो है रिसर्च करें। हर फेज में अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। अर्ली फ्रेश एंट्रेंट बिलो 35 ईयर्स, सीड ग्रांट्स अवेलेबल है जो यूजीसी प्रोवाइड करती है। प्रोजेक्ट प्रपोजल्स आर सेंट विद द जॉब एप्लीकेशन, जैसे आप ज्वाइन करते हैं उसके साथ प्रोजेक्ट एप्लीकेशन जाती है, वो यूजीसी उनको फंड करता है। अब्रॉड में तो प्रोजेक्ट के प्रपोजल जॉब की एप्लीकेशन के साथ ही जाते हैं। रादर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड दो तरह के क्लासिफिकेशन है। वहां क्या होता है ना कि 100% टीचिंग वाले बहुत रेयर मिलेंगे आप इंस्टीट्यूट जिसमें आपकी जॉब ड्यूटीज 100% टीचिंग। कई इंस्टीट्यूट से मिलेंगे जिसमें 75% टीचिंग और 25% रिसर्च होगा, कहीं पर 75% रिसर्च और 25% टीचिंग होगा। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है। अनफॉर्चुनेटली इन अवर इंडियन सिनारियो इस तरह का जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है। रिसर्च इज एन इंटीग्रल पार्ट। मिड करियर में 40 से 50 साल की उम्र के बीच में भी आपके पास जो कई तरह की फेलोशिप्स, कई तरह के ग्रांट्स अवेलेबल हैं, अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, सीनियर लेवल, प्रोफेसर लेवल पे भी अवेलेबल है, इवन पोस्ट रिटायरमेंट लेवल पे भी आप जो है एक्सपर्ट लेवल की जो है एज एन एक्सपर्ट भी आपको अपॉर्चुनिटी होती है, फंड्स भी मिलते हैं। तो एकेडमिक्स के हर एक लेवल में यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट द फंड्स। करना क्या है, कहानी शुरू होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। ब्रेनस्टॉर्म एन आइडिया। सबसे पहले जरूरत है सोचे कि हम करना क्यों है, क्या करना है, अपने दिमाग पर जोर डालें, देखें कि किस चीज पे काम करना चाहिए। वो चीज जिसके लिए गवर्नमेंट या फंडिंग एजेंसी आपको पैसा देने के लिए देने को बाध्य हो जाए, यस यू हैव गॉट विद द गुड आइडिया। तो वो आइडिया, वो सॉलिड आइडिया आपको लेके आना पड़ेगा। साथ बैठ के लोगों के साथ डिस्कस करना होगा। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। ये जॉन स्नो है, फिजिशियन, डॉक्टर। कॉलेरा, हैजा फैला 1854 में लंदन में। बंदा डॉक्टर, ध्यान दीजिएगा,
उसने एक डॉट मैपिंग, जो कि एक पॉपुलेशन डायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल टूल है। डॉक्टर्स का क्या मतलब है स्टैटिस्टिक्स से? लेकिन नहीं, ये ही यूज्ड पॉपुलेशन डायनेमिक्स, उसने सीखा और उसको अप्लाई किया और इंडिकेट किया कि कॉज ऑफ कॉलेरा क्या है। उसने पाया कि जहां 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 जो है, उसने एक मैप बनाया और जहां जहां डेथ हुई वहां वहां डॉट लगाए, तो वहां उसने पाया कि जहां जहां उसने ज्यादा डॉट लगाए वहीं वहीं पानी की सप्लाई भी पुअर है या गंदी क्वालिटी का पानी है। तो उसने कहा देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन दी डर्टी वाटर एंड दी कलेरा। बाद में पता चला कि हाँ भाई ये इस कारण है, ये बैक्टीरिया या जो भी है विब्रियो कॉलेरा से होता है, वो बात की बात है। लेकिन हाँ, देखिए सोच तो, इसीलिए कहने का मतलब सोच आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू नेवर नो कि फ्रॉम वेयर द सॉल्यूशन कैन कम, कहाँ से कोई सॉल्यूशन आ जाए किसी समस्या। एनआईएच वर्ल्ड की सबसे बड़ी फंडिंग एजेंसी, यूएस गवर्नमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, कैंसर रिसर्च के लिए केवल बायोमेडिकल या फार्मास्यूटिकल साइंस या केमिस्ट्री वालों को ही नहीं देती है फंड। वो फंड देती है इकोनॉमिक्स वालों को, वो फंड देती है स्टैटिस्टिक्स वालों को, वो फंड देती है सोशोलॉजी वालों को। यू नेवर नो फ्रॉम वेयर द सॉल्यूशन में कम। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को भी बढ़ावा देने की बात होती है। इसीलिए अब जो जमाना है वो मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च का इंपॉर्टेंट है। अवेलेबल रिसोर्सेज का अध्ययन करना कि आपके हाथ में क्या है, आपके पास क्या है, ये पहले तो ये देख लीजिए। मेरे पास अगर बेसिक सुविधाएं नहीं है, अगर बेसिक रिसर्च भी मैं नहीं कर पाऊंगा, एक्सपेरिमेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो रिसर्च तो दूर की बात हो जाएगी। इसीलिए मैंने अपनी बात की शुरुआत ही इसीलिए की थी कि विदाउट द बेसिक एम्यूनिटीज, बेसिक फंड्स, basic availability of facilities, basic facilities and the funds, at least the seed funds must be there. तो अवेलेबल रिसोर्सेज की तरफ देखिए कि क्या क्या आपके पास अवेलेबल है, आपके इंस्टीट्यूट में, आपके डिपार्टमेंट में, किसी और डिपार्टमेंट में, आपके इंस्टीट्यूट, क्या आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं? कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। फिर अब बात आती है प्री प्लानिंग के पार्ट में कि आपने इससे पहले उससे रिलेटेड काम क्या किया है, औरों ने क्या काम किया है, आपने क्या काम किया। कि देखिए, आपको बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट कभी नहीं मिलेगा जब तक कि आपके पास खुद कुछ पब्लिकेशन ना हो उससे रिलेटेड, कुछ रिसर्च पेपर ना हो, थोड़ा बहुत बेसिक वर्क, बिना किसी फंड्स और फैसिलिटीज की, बिना किसी फैसिलिटी तो नहीं कहूंगा, बिना किसी फंड्स के पॉसिबल है, जो कि आप संस्थान आपको रूटीन एक्सपेरिमेंट्स के लिए दे रहे हैं। छोटे छोटे काम कीजिए, गेट दम पब्लिश्ड, देन प्लान एन आइडिया। उसके बाद प्लान कीजिए कि हाँ भाई, मैंने ये काम पहले कर रखा है, नाउ मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तब आप टॉपिक को सिंथेसाइज करेंगे, एक एक चीज को चॉक आउट करेंगे, एक एक चीज को नोट डाउन करेंगे और सिंथेसाइज करेंगे उस टॉपिक और आइडिया को अपने दिमाग में। सिंथेसिस बोल रहा हूँ, खाली एक लाइन लिखनी है। सिंथेसिस मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को ध्यान में रख के, सबका प्रोज कॉन्स देखकर किसी एक को सिंथेसाइज करना, किसी एक को प्रोसेस करके फाइनलाइज करना, वो है सिंथेसिस। विश्लेषण करना उस चीज, और तब उसको लेके आना कि हाँ दिस आइडिया कैन वर्क, या इस चीज पे मैं काम करता हूँ, तो ये जरूरत भी है इस समय, इसका एप्लीकेशन भी है। और इस समय जो अवेलेबल लिटरेचर में ये कमियां हैं जो मैं इस काम से पूरी कर सकता हूँ, तो वो उस तरह का वो आइडिया वो निकल के आए। विजुअलाइज द मेथोडोलॉजी और द अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए, मैं नहीं जानता आपने पढ़ी नहीं पढ़ी, पर बुक एक अक्सर मैं कोट करता हूँ बुक, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कोवे। स्टीफन कोवे कहते हैं बिगिन विद द एंड इन माइंड। क्या बोला? बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत का, जो आप सुखद अंत देखना चाहते हैं किसी चीज का, उसको अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए और तब शुरुआत कीजिए। आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे, आपकी जो आंखें खुलेंगी कि हाँ आपको क्या करना है। इसलिए विजुलाइज कीजिए मेथोडोलॉजी को भी, रिसर्च भी वही है,
विजुलाइज कीजिए ये मेथोडोलॉजी को मैं करता हूं तो उसके बाद क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या कमियां हो सकती है, क्या मेरा अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, वो विजुलाइजेशन होना चाहिए। अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए, ये किया पर ये तो मेरे यहाँ है ही नहीं, तो ये इसका मतलब ये नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता ये चीज, तो ये कहाँ से करना है, करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है। जरूरी है तो भाई किसी और डिपार्टमेंट में है क्या वो फैसिलिटी या मेथड? नहीं है तो मैं किससे कोरिलेट कर सकता हूँ? ये प्री प्लानिंग का पार्ट है, ये सॉलिड प्री प्लानिंग होनी चाहिए। और इसकी प्लानिंग थीसिस की प्लानिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, जहां मनी इन्वॉल्व है, जहां जहां आपकी अकाउंटेबिलिटी इन्वॉल्व है कि भाई आपने ये बजट ले लिया, ये पैसा ले लिया, तो आपको उसका जवाबदेही है। आप जवाबदेही आपकी तय हो गई कि आपको जवाबदेही रखनी है भाई। बिना जवाबदेही के कोई काम नहीं होती है। तो आपको रिक्वायरमेंट एक एक करके बनानी है। एनलिस्ट द रिक्वायरमेंट ईच एंड एवरी पॉइंट, जो जो जरूरत है लिख डालिए, पेन कागज उठाइए। अब जहां तक शोध कार्यों में, रिसर्च प्रोजेक्ट के टाइप की बात आती है, क्लासिफिकेशन की बात आती है, जो लोग जानते हैं रिसर्च के बारे में, रिसर्च प्रोजेक्ट कई तरीके हो सकते हैं। रिसर्च फील्ड स्टडी हो सकती है, एम्पेरिकल, जिसे आप एक्शन रिसर्च भी कहते हैं कुछ लोग। नॉन एम्पेरिकल स्टडी एक्सप्लोरेटरी और एक्सपेरिमेंटल हो सकती है। मोटा मोटा ये भी कह सकते हैं ड्राई रिसर्च एंड वेट लैब रिसर्च। ड्राई लैब, वेट लैब। ड्राई लैब जो कागजों में या कंप्यूटर में होती है, वेट लैब जो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरीज में होती है। तो रिसर्च कई तरीके से क्लासिफाई की जा सकती है। इसी तरह से रिसर्च प्रोजेक्ट पहली चीज एक्स्ट्रा मोरल या कोर रिसर्च। ये प्रोजेक्ट होते हैं कि भाई फला फंडिंग एजेंसी को आपने अप्लाई किया, उस फंडिंग एजेंसी ने आपके इंस्टीट्यूट में पैसा दिया और वो रिलीज हो रहा है और आप पीआई है, आपको पैसा मिल रहा है। इंट्रामुरल एक प्रोजेक्ट है, फंडिंग एजेंसी ने फंड तो दिया साथ में, पर फंड तभी देगी जब आप उस फंडिंग एजेंसी की किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट से कोलैबोरेट करेंगे उस रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए। तो एक तरह से कोलैबोरेटिव साइंटिस्ट उस फंडिंग एजेंसी का होगा, यानी फंडिंग एजेंसी का भी रोल सीधे सीधे उसमें होगा। दैट इज दीज आर कॉल्ड इंट्रा, इनको क्या बोलते हैं? इंट्रामुरल प्रोजेक्ट्स। ठीक। इंटर इंस्टीट्यूशनल और कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, दो या दो से अधिक संस्थान जब मिलकर आपस में होते हो तो इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्लान किए जा सकते हैं। डीएसटी में इसका प्रावधान है, स्ट्राइड में इसका प्रावधान है। एकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, एनसीपीज लाइक वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, एक एनसीपी है अपने में। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्लान, एनआईपी जिसे बोलते हैं। जनगणना अपने में एक एनसीपी प्रोजेक्ट है, नेशनल कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट है, जिसमें कि बहुत सारे स्टेट से, बहुत सारे लगभग 2 दर्जन से भी अधिक साइंटिस्ट देश के कोने कोने से जुड़कर एक प्रोजेक्ट करते हैं। इन प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग होती है वो करोड़ों में होती है। नाउ अब ध्यान देते हैं, चलिए अब ध्यान दीजिए, दोनों हाथ जोड़िए। धन कहाँ से आएगा, कहाँ से बरसेगा, कहाँ से माँ लक्ष्मी की कृपा होगी? वो है वो फंडिंग एजेंसीज जो आपको फंड देने वाली है, जहाँ से वो धन आने वाला है। पर धन ऐसे नहीं मिलेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी एजेंसीज हैं अपने इसके, आईसीएमआर, सीएसआर, डीबीटी, डीओडी, डीआरडीओ, डीएसटी, देयर सो मेनी एजेंसीज आपके रेस्पेक्टिव। आईसीएसआर है जो सोशल साइंस रिसर्च जो है, मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, इनको जो है फंडिंग देता है। इसके अलावा डीएसटी तो है ही, सीआरसी में डीबीटी है। यूजीसी ने स्ट्राइड नाम से काम दिया है बीएचयू को। 2019 के बाद मुझे याद नहीं है कि कॉल आई है उसमें, पर एनीवे। तो दूसरा काम है फंडिंग एजेंसीज को कैसे टारगेट किया जाए। कैसे टारगेट करेंगे फंडिंग एजेंसी? ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट एरिया ऑफ रिसर्च। पहली बात, भाई आपका एरिया ऑफ रिसर्च क्या है और वो फंडिंग एजेंसी किस एरिया रिसर्च पे जो वर्क करती है। लेवल ऑफ रिसर्च क्या है? देखिए सिंपल एक्सपेरिमेंटल लेवल की जो चीजें हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, इन्फ्रेंस जिसमें आना है, वो रिसर्च नहीं है, वो तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट और रिसर्च में अंतर होता है। ये देखिए कि आपको कितने फंड की आवश्यकता है, कितना अलाउड है, कितनी उसकी सीलिंग है उस स्कीम में। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू ऑब्जर्व।
आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑन कॉल और राउंड द ईयर प्रपोजल सबमिशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कि भाई कोई फंडिंग एजेंसी के द्वार साल भर आपके लिए खुले हैं या किसी पर्टिकुलर महीने में ही खुलता है कि हाँ भाई आप अप्लाई कर लो, सबमिट जो है प्रार्थना पत्र डाल दो। गॉट माय पॉइंट। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी फंडिंग से टारगेट करना चाहते हो। सेल्फ असेसमेंट ऑफ योर ओन प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट का आप सेल्फ असेसमेंट कैसा करते हैं? 10-20 हज़ार रुपए दे तो हो सकता है कोई एनजीओ ही दे दे आपको। कई एनजीओ जो फंड करते हैं रिसर्च, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट छोटे छोटे सर्वे कराने के 10-20 हज़ार रुपए देते, उसमें काम होता है तो कर लीजिए। अब मेरा ही काम है कि मुझे कम से कम 55 लाख चाहिए इस प्रोजेक्ट के, उससे कम में मेरा काम चलने वाला नहीं है। अब मैं एक इधर से मांगू 4 लाख, इधर से मांगू 5, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको अपना बजट, अपना अपना लेवल, ये सब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तभी आप टारगेट कर पाएंगे कि मुझे किससे फंडिंग, किस फंडिंग एजेंसी से एक्सपेक्ट करना है या प्रपोजल बनाना है, किससे मांगना है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, क्या वाकई एलिजिबल है कि नहीं। देखिए सबसे बड़ी बात, आप किसी भी 2F12 भी यूनिवर्सिटी से जुड़े होने चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जुड़े होने चाहिए। यू शुड बी रेगुलर फैकल्टी मेंबर, रेगुलर फैकल्टी मेंबर। किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल व पार्ट टाइमर्स को फंड नहीं मिलते। आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है, डजेंट मैटर, आज की डेट में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी फंड मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में फंड मिलते हैं, प्रोवाइडेड आप आएगा पैसा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज को नहीं आता। जब तक कि आप ऑटोनोमस कॉलेज नहीं है डिक्लेयर्ड बाय यूजीसी। नहीं संभव है तो आप किसी यूनिवर्सिटी में के कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कीजिए, वो पीआई बनेगा और आप उसके साथ को पीआई रह जाइए। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, पीआई स्टैंड फॉर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, मुख्य अन्वेषणकर्ता आप कह सकते हैं। ये भी देखना है कि टाइम कितना लगता है भाई इस प्रोसेस में। कई बार कई एजेंसीज में ऐसा है कि आज अप्लाई किया तो भूल जाइए, 1 साल तक तो जवाब ही नहीं आता, कुछ प्रोसेस ही नहीं होता। अब बात आती है प्रपोजल राइटिंग की, अपने में बहुत सारी चीजें देखनी है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें सबसे पहले है बायोडाटा ऑफ पीआई, को पीआई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। भाई आप प्रोजेक्ट बनाए हो कि नहीं बनाए, डीएसटी में कभी ना कभी तो अप्लाई करना है ना, तो उसके बायोडाटा का टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए और वो बायोडाटा उस टेम्पलेट में बनाइए, मतलब उस खाके में, उस फ्रेमवर्क में बनाइए जैसा वो कहता है। चाहे कोई भी फंडिंग एजेंसी हो उसके हिसाब से बनाइए। उसमें एक्सपर्टीज अवेलेबल, अचीवमेंट, पब्लिकेशन, पेटेंट्स, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड एक्सेट्रा यू हैव कैन ऐड। अपनी फोटो, स्कैन सिग्नेचर्स रखिए, तैयार रखिए ऑनलाइन प्रपोजल के सबमिशन के। फॉरवर्डिंग करा के रखिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से। डाउनलोड गाइडलाइंस, रीड केयरफुली। नाउ डाउनलोड द प्रपोजल फॉर्म। उस प्रपोजल फॉर्म को एक बार डाउनलोड कर लीजिए। कलेक्ट द थिंग्स नीडेड एंड मेक रफ ड्राफ्ट। जो जो चीज जरूरी है उनको कलेक्ट करके एक रफ ड्राफ्ट बनाइए। चेक कीजिए हर सेक्शन की वर्ड लिमिट को और उसी हिसाब से प्रपोजल बनाइए। पहले वर्ड फाइल में बना लीजिए भाई, वहीं मत लिखिएगा ऑनलाइन में। ऑनलाइन प्रपोजल सिस्टम में मत लिखना स्टार्ट कीजिए, गलतियां हो जाती। एक बार फाइनल कर दिया वर्ड फाइल में, फिर वो कॉपी पेस्ट करना है उस ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम में। इक्विपमेंट के प्राइस को चेकआउट कीजिए। कोट्स अगर आपको मिल जाए तो बहुत बढ़िया, कोटेशंस मिल जाए उन उसकी तो बहुत बढ़िया, दिखाने के लिए रहेंगी कि हाँ भाई ये टेंटेटिव कॉस्ट है। कई बार मांगती है एजेंसी। नाउ प्लान, नाउ प्लान द बॉडी ऑफ द प्रपोजल। तब आप प्रपोजल बॉडी का जो जो ओवरऑल प्रपोजल को बनाएंगे। क्या है स्टैंडर्ड हेड ऑफ प्रपोजल, दीज आर द स्टैंडर्ड हेड ऑफ प्रपोजल। कि भाई सामान्यतया ये चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं। पीआई का इंफॉर्मेशन, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, समरी, ओरिजिन ऑफ आइडिया, बैकग्राउंड, मेन सर्विसिटी, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, प्लानिफिकेशन, टाइमलाइन, बजट, एक्सपेक्टेड आउटकम, एक्सपर्टीज अवेलेबल, सजेस्टेड रिव्यूअर्स। हाँ मैं जानता हूँ थोड़ा खाने के बाद तो दिक्कत होती है,
मुझको इनफेक्ट दिक्कत होती है, खासकर घर के कोजी एनवायरनमेंट में आ जाओ तो और ज्यादा होती है। अभी डिपार्टमेंट में हो तो आदमी चौकस रहता है ना। चलिए, एनीवे, चलिए जो लोग थोड़ा बहुत इधर उधर हैं जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हम मेजर मुद्दे की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, कि देखिए जहां तक प्रोजेक्ट का सवाल है, आसान नहीं है, एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई होती है। अच्छा चलिए, मैं एक बात करूंगा इससे पहले कि हम थोड़ा जाए। नो मैं जब मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट पाया था 2007, मुझे अपनी जॉब में 1 साल हुआ था। दूसरे ही साल में मैंने प्रोजेक्ट डाल दिया था, दैट टू डीएसटी में। तीसरे साल उसको 1 साल बाद फंडिंग किसी ने बुलाया डिफेंड करने के लिए। स्थिति ये थी, देश के जाने माने प्रोफेसर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से बॉम्बे बुलाए गए, और वहां पर आईसीएमआर के गेस्ट हाउस में मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन चल रहा था। आई वॉज द यंगेस्ट फेलो देयर। बुलाया पूरी तरह 20 लोगों की कमेटी जिसके सामने पेश हुए। कॉन्फिडेंटली आई पुट अप द थिंग्स। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 15 लाख का प्रोजेक्ट लेके गया था। प्रोजेक्ट कितने का मिला मुझे? लगभग 20-21 लाख का ना, 5 लाख ऊपर। लोग कम करते हैं, मुझे ज्यादा मिला। एक प्रोजेक्ट खोले के बजाय 2 प्रोजेक्ट फेलो मिले मुझे जेआरएफ में। 2007 में सोचिए, 21 लाख का प्रोजेक्ट। तैयारी, उसका पीछे है तैयारी। आप कितना तैयार हैं अपने टॉपिक के लिए, कितना आपने उसको पढ़ा है, कितना एक्सरसाइज किया है, ये बहुत जरूरी है। बड़ा नाम, बड़ा पद होना जरूरी नहीं। चलिए अब बात, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की इंफॉर्मेशन सटीक डालनी है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर मतलब आप जो अप्लाई कर रहे हैं, नेम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, इंस्टीट्यूट का एड्रेस, अपना सीवी जो अपलोड करना है उसी प्रोफॉर्मा में, इसी फॉर्मेट में जो प्रिस्क्राइब किया गया है। एच इंडेक्स जरूर बताइए अपनी। साइंसेज एंड लाइफ साइंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एच इंडेक्स के आधार पर सीधे हम समझ जाते हैं कि बंदा किस लेवल का है। भाई अगर उसका एच इंडेक्स उसके टोटल एक्सपीरियंस से ज्यादा है, इट मीन्स ही और शी इज ए वंडरफुल रिसर्चर। साइटेशंस कितने हैं आपके, उसको जरूर बताइए। जब भी कोई चीज सर्च करनी है, गूगल स्कॉलर यूज कीजिए, गूगल नहीं, scholar.google.co.in। आपने एक टॉपिक का नाम डाला, उसको सर्च किया, यू विल गेट, आपको उतने आर्टिकल आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। दीज आर दी स्कॉलर प्रोफाइल। इस समय मेरा ये तो बहुत पुराना स्लाइड है, माई एच इंडेक्स आई थिंक 1 ईयर बैक का स्लाइड है। एच इंडेक्स नाउ जस्ट गूगल स्कोर में आप देखेंगे, यू विल फाइंड माय पेपर्स एंड पब एच इंडेक्स एंड आई 10 इंडेक्स लेटेस्ट। अब हम बात करते हैं, ये मैंने क्यों बताया एच इंडेक्स, कि आप ये चीज को शोकेस जरूर कीजिए। अगर आपने का कुछ प्रीलिमिनरी वर्क है, ठीक, इससे आपके प्रोजेक्ट के मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। क्योंकि एच इंडेक्स सिरे से आपको इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, एच इंडेक्स देखते ही समझ जाता है बंदा कि आपका लेवल क्या है, व्हाट काइंड ऑफ रिसर्चर यू आर। रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए टाइटल, पहली बात आ रही है। इट शुड बी रिलेटेड, ये रिलेट करना चाहिए एप्लीकेशन पार्ट से। इंडस्ट्री, सोसाइटी, उनकी डिमांड क्या है, उनका रेलेवेंस क्या है, उनके लिए आपके रिसर्च का उनके लिए क्या रेलेवेंस है, फंडिंग एजेंसी का क्या स्कोप है, इनको मैच करने की कोशिश करना। टाइटल बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब दो उसके अर्थ ना निकले, पता चला एक चीज के दो अर्थ निकल रहे। क्लियर हो, एरर फ्री। 2 से 3 टाइटल यूज प्लान कीजिए, फाइनल कीजिए, फिर एक, जब आप कंप्लीट फर्स्ट ड्राफ्ट को कर लें तब आप करें समरी या सेंट्रल आइडिया। एक पेज का होता है, 300 से 500 वर्ड्स का होता है, एजेंसी एजेंसी पे डिपेंड करता है। कंसाइज एंड कंप्लीट रोड मैप, ये आपको पूरी तरह से ये रोड मैप बताएगा, भैया ऐसे ऐसे करना है। क्या बताएगा? समरी बताएगा। नीड, एम, ऑब्जेक्टिव, मेथडोलॉजी, प्लान एंड एक्सपेक्टेड आउटकम, ये आपको एक पैरा में बताना है। फिर एक एक पैरा में, इंडिविजुअल पैरा में, ठीक है। नीड एक, इस तरह से आप एक पेज से ज्यादा नहीं, 300 से 500 वर्ड से ज्यादा मांगते नहीं है जनरली, जहां ज्यादा मांगे तो आप लिख सकते हो। कुल मिला के पावर पैक्ड कंप्लीट स्टोरी होनी चाहिए, छोटे से छोटे कम से कम शब्दों में। इंपॉर्टेंट बात, फ्लॉलेस हो, कोहेसिव एंड कोहेरेंट होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज। क्या होता है कोहेसिव एंड कोहेरेंट?
जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ ग्रामर के हिसाब से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं कोहेजन। जब एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ में प्रोग्रेस होता है आइडिया लेवल पे, उसे बोलते हैं रेटोरिक कनेक्शन। रेटोरिक कनेक्शन, कोहेरेंस कहते हैं। यानी आपके एक पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन ये इंडिकेट कर देती है कि दूसरे पहले, इंडिकेट करने में सक्षम होनी चाहिए, बताने में सक्षम होनी चाहिए कि अगले वाले पैरे की पहली लाइन में क्या लिखा जाने वाला है, क्या क्या बात होगी। यानी वो कनेक्शन कहते हैं लच्छेदार बातें, आपकी एक बात में जुड़ाव होना चाहिए ताकि समझ में आ जाए चीजें, फ्लो नेचुरल रहे हमारे टॉपिक्स। सीढ़ियां चढ़ रहे तो भाग भाग के, ये नहीं कि एक पहला पेज उसके बाद चौथी सीढ़ी में सीधे पैर पैर रखा आपने। तो जो वो बाइंडर है, वो जोड़ने वाला ग्लू है, वो या तो कोहेजन है या कोहेरेंस है। सेंटेंस के लेवल को जोड़ना है, सेंटेंस के लेवल पे जुड़ाव को हम कोहेजन कहते हैं, और पैराग्राफ और आइडिया लेवल को के जुड़ाव को हम कोहेरेंस कहते हैं। एंड दीज बोथ आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ ओरिजिन ऑफ आइडिया, बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, रैशनल। एक ब्रीफ बैकग्राउंड जरूर दीजिए, वर्ड लिमिट के हिसाब से देख लीजिए कैसे आइडिया ओरिजिनेट हुआ, कहां से समस्या उत्पन्न हुई, कितना पीछे जाना है। उतना ही पीछे जाना है जितना एक शेर शिकार करने के लिए जो है 2-4 कदम पीछे लेता है, या एक रनअप लेता है बॉलर ना, पवेलियन से तो नहीं आता ना भाग के। जितने कदम लेने हैं आप सटीक उतने ही कदम लीजिएगा पीछे जाने का मतलब, कितना पीछे देखना है। सन 1857 की क्रांति को नहीं देखना है भाई, जब हमारा काम जो है 1942 के बाद से शुरू हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हो रहा है, तो वाई गोइंग सो बैक फॉर डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन हिस्ट्री। रैशनल को डेवलप कीजिए, तार्किकता के आधार पर उसकी सार्थकता को, टॉपिक की सार्थकता को सिद्ध कीजिए। बताइए प्रॉब्लम क्या है और आपकी हाइपोथेसिस क्या है, आप क्या सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे, नहीं प्रॉब्लम को कुल मिलाकर में डिफाइन किया। 1-1.5 पेज से ज्यादा कहानी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा बात। और इसके अंत में जब आप इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करेंगे, लिटरेचर रिव्यू आपका हो गया, इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, बैकग्राउंड देंगे, ओरिजिन ऑफ आइडिया कोहेसिव एंड कोहेरेंट मैनर में, लॉजिकली, सीक्वेंसली, सिस्टमेटिकली इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, प्रॉब्लम को, क्या गैप रह गया, क्या कमी रह गई, उसको देखेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उस किसमें, स्टेट ऑफ नॉलेज। और उस कमी को पूरा करने के लिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपका आइडिया क्या है, आपकी हाइपोथेसिस क्या है, उसको आपने बताना है। फोकस ऑन जस्टिफाइंग द रेशनैलिटी ऑफ योर वर्क। हाँ जी, जो लोग सो गए हैं जरा वापस तो आए ना। फोकस ऑन जस्टिफाइंग द रेशनैलिटी ऑफ योर वर्क। देखिए, नहीं सर, सोए रहिए, सुन रहे हैं आपको। सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं सर। थैंक यू। देखिए ऐसा होता है ना, सुन रहे हैं। वेरी गुड। ऐसा होता है कि गाड़ी जब चल रही होती है ना, जब आप कार में या बस में बैठे होते हैं, जब बस चल रही होती है तो बड़ी अच्छी नींद आती है, बस में अचानक ब्रेक लगता है, तुरंत आँख खुल जाती है। तो शिक्षण के जगत में एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है पॉज या मौन जिसे कहें, क्षणिक मौन जिसे कहेंगे, पॉज। जब आप डिलीवरी कर रहे हैं, खासकर ऑनलाइन के बारे में मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन में तो बहुत ही सटीक है वो उपचार, वो प्रयोग। आप क्या करें, बोलते हुए कुछ सेकंड का पॉज ले लें, मे बी 30 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, उतना पर्याप्त होता है सोए हुए लोगों को जगाने के लिए, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अपने आप उठ के वो सर झटक के अपने आप खड़ा हो जाएगा कि ये क्या हुआ, अचानक आवाज बंद क्यों होगी, क्योंकि होता क्या है ना, वो रिदम सी आने लग जाती है, हाँ उसमें सोने का आनंद सा आने लग जाता है। उस रिदम को आप कभी कभी तोड़ दीजिए ना, जिस रिदम पे चलते हैं, तो वो आदमी अटेंटिव हो जाता है। दैट्स अ सिंपल टिप। ठीक, फोकस ऑन जस्टिफाइंग द रेशनैलिटी ऑफ वर्क। तो तार्किकता को रखिए कि भाई, जब तक आप रैशनल नहीं देंगे, मतलब कारण नहीं देंगे कि मैं कर क्यों रहा हूं काम, दूसरा आपको पैसे क्यों देगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे टिपिकल काम क्या होता है, नो आई एम ग्रेजुएट, मैं मैनेजमेंट ग्रेजुएट भी हूँ, एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट से, इग्नू से। शौक है मेरा काम पढ़ना, मैनेजमेंट भी मेरा एक शौक रहा, तो वहां पढ़ते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, कॉटलर कहते हैं, फिलिप कॉटलर कहते हैं, सबसे टफेस्ट जॉब क्या है, किसी की जेब से पैसा निकालना। गिव प्रॉपर साइटेशन,
टू लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्टडीज। तो आपको सारे एग्जाम्पल देने हैं पिछले कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, वो सारी चीजों को सिलसिलेवार पेश करना है। पर ध्यान रखें, वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है, बहुत पुराने रेफरेंसेस कोट मत कीजिए। और इंट्रोडक्शन के अंत में आप एम एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कीजिए। एक एम हो जो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव में टूटा हो, और एक आपका जो ऑब्जेक्टिव वो स्मार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। जी हाँ, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव। सटीक होना चाहिए क्योंकि तार्किकता के आधार पर सिद्ध हुआ हो चीज। मीजरेबल हो, किसी बेंचमार्क से आप मीजर कर सकेंगे, हाँ मैंने कितना काम किया, कितनी प्रोग्रेस हुई। अटेनेबल हो, प्राप्त करने योग्य हो, ऐसा नहीं कि भाई आई वुड लाइक टू काउंट द स्टार्स ऑन माय एरिया, मेरे एरिया से जो दिखते हैं। रेलेवेंट होने चाहिए आपके टॉपिक से। टाइम बाउंड, क्योंकि आपको सदियों तक धन नहीं देगी कोई ग्रांटिंग, ऐसी 2 या 3 साल के लिए देगी, तो 3 साल में काम पूरा होना चाहिए। ठीक। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू की अपनी महत्ता है। जब हम लिटरेचर को कलेक्ट करते हैं, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के लिटरेचर को, उसके करंट स्टेटस को देखते हैं, कवर करते हैं 5 से 10 साल के, कम से देखिए फ्रेश पार्ट को आपको कवर करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम आगामी 10 मिनट में हम इस चीज को, डिस्कशन को मैं पूरा करूंगा और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उसको एड्रेस करूंगा। ठीक है, अपने में एक बड़ा टॉपिक है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कंपाइल करके बताया जा सके। ज्यादा पुरानी कहानी नहीं जानी है, 5 से 10 साल की लिटरेचर देखिए जब आप, स्पेशली जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हैं। और ध्यान रखिए, प्रोजेक्ट प्रपोजल ऐसा नहीं कि जो आपका थीसिस का सिनॉप्सिस है वही रख दिए। भैया थीसिस की सिनॉप्सिस अलग चीज है, उसके लिए पैसा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पैसा देगा बंदा, जो पैसा देगा वो एक एक चीज परखेगा भी। आप 10 पैसे का घड़ा लेने जाते हैं ना, 10 जगह से उसको ठोक बजा के देखते हैं ना, भैया जो आपको लाखों रुपए देगा वो आपका क्या प्रपोजल नहीं देखेगा क्या ढंग से? give proper citations, references, try to present the gap। जो गैप रह गया, देख जो कमी रह गई है स्टेट ऑफ नॉलेज में, आपने उसको पिन पॉइंट किया और आपका प्रोजेक्ट उसकी प्रतिपूर्ति क्या करने वाला है, क्या काम करने वाला है, उसको आपको हाईलाइट करना है अंत में, इस लिटरेचर के अंत में। अब आई मैथडोलॉजी। समस्या आपने खड़ी कर दी, मतलब आपने पॉइंट आउट किया समस्या। समस्या तो आपने खड़ी नहीं की, वो आज समस्या खड़ी है, आपने पॉइंट आउट की। अब आपने उसका वे आउट किया है, रास्ता क्या आपने सोचा, वो हाइपोथेसिस है आपका। आपका ब्लूप्रिंट क्या है उस मेथडोलॉजी का, क्या क्या मेथड आप उपयोग करेंगे, उनका सीक्वेंस क्या होगा, क्या वो मेथड क्लासिकल मेथड होंगे या मॉडिफाइड मेथड होंगे, ये क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर आपको बताना है। और मेथडोलॉजी एक्सप्लिसिट होती है, मतलब विस्तार से बतानी होती है, सिनॉप्सिस की तरह नहीं पीएचडी के जहां 2-3 लाइन लिख दिया हो गया किस्सा। इसके बाद आता है आपका प्लान ऑफ एक्शन। ऑब्जेक्टिव एंड मेथोडोलॉजी के गुड ट्यून में, बेस्ट ट्यूनिंग के साथ में प्लान ऑफ एक्शन को लिखा जाता है। आइडिया सेंट्रिक, आइडिया से ही इर्द गिर्द ये प्लान ऑफ एक्शन होता है। प्लान ऑफ एक्शन का मतलब नहीं जो डाटा जो मिल रहा है भैया अटेर लीजिए, बाकी देखेंगे क्या काम का होता है। फालतू का डाटा कलेक्ट भी मत कीजिए, जंक को कलेक्ट मत कीजिए। तो आप डेटा, क्योंकि जो होता है ना, डेटा इज जस्ट लाइक ओशन, उसमें आप डूब जाएंगे, क्योंकि नॉलेज का तो कोई अंत है नहीं। तो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे वेरिएबल्स, सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आपको क्या चीज ढूंढनी है, क्या क्वेश्चन चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड हमको डेटा रखना है और प्लान ऑफ एक्शन हमको रिजल्ट ओरिएंटेड ही होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हम टाइमलाइन। अब अक्सर ये पूछा जाता है कि वो घड़ी जो आपके साथ प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी है वो क्या है। आप पर्ट चार्ट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रेट, रिव्यू टेक्निक कहते हैं, एक्टिविटी टाइम ग्राफ कहते हैं, टाइम शेड्यूल, एक्टिविटीज बार डायग्राम की सहायता से, जैसे टेबल की सहायता से बना दीजिए। वही मेथोडोलॉजी 1 जैसा आपको दिख रहा है, 0 से 6 महीने, मेथोडोलॉजी 2 इतने से इतना महीना। तो ओवरलैप भी हो सकती है, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं कि ऊपर महीने लिखे हैं, नीचे मेथोडोलॉजी 1, मेथोडोलॉजी 2, मेथोडोलॉजी 3, ये इस तरह का लिखा है। भाई देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। बाय दिस वे वी कैन शो कि भाई ये फला मेथोडोलॉजी जो है 6 महीने में होगी, उसका मेथोडोलॉजी 2 हम के जो यहाँ पर आप नाम भी लिख दीजिए, मैंने तो खाली आइडिया से लिख दिया। 2 से 6 महीने 7 महीने तक चलेगा, आगे पीछे हो सकती हैं चीजें, कोई की कुछ चीजें पैरेलल चलती हैं, तो दैट्स टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और इस तरह से प्रेजेंट कीजिए
क्योंकि इसी के आधार पे आपकी प्रोग्रेस को बेंचमार्क किया जाएगा, नापा जाएगा कि आपने कितने टाइम में, अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाता है तो। नाउ बजट, मुद्दे की कहानी। भैया चीज पसंद आ गई, मान लिया एक्सपर्ट को आपको पसंद आ गया, तब वो आपके बजट देखेगा। ये डिमांड जो है, फंड का जो डिमांड है, मस्ट बी प्रैक्टिकल है ना। पता चला उससे अच्छा तो लगा आपको रिव्यू, पर आप, हमारी मेरी आदत तो यही है भाई, या फ्री में मिल रहा है केला तो भैया 2 दर्जन दोगे क्या? अच्छा 4 दे दोगे क्या? 2 दे रहा है तो बोला 4 दे दोगे क्या? कहने का मतलब ये है भैया कि फंड उतना मांगिए जितना लगता है आपको, अननेसेसरी मत मांगिए। भाई 1 करोड़ की सीटिंग है तो भैया 99.9 लाख मांग लेता हूँ। इस तरह की टेंडेंसी छोड़ दीजिए, जितना आपको चाहिए, जितना जस्टिफाइड है उतना मांगिए। सीधा गाइडलाइंस प्रीवियस ईयर्स में पहले कितना कितना मिला है। एचआर रिक्वायरमेंट, आपको जो स्टूडेंट चाहिए शुरुआती प्रोजेक्ट में, हो सके तो स्टूडेंट मत मांगिए, क्योंकि एक बहुत, मैं आपको सीधे से लफ्जों में बताऊं कि एक बहुत अच्छा फ्रैक्शन जो है, अगर आप, बहुत बड़ा सेगमेंट जो है आपकी, उसकी सैलरी में ही चला जाएगा। तो यू वॉन्ट हैव द अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं होगी केमिकल, ग्लासवेयर और चीजों को खरीदने की, कंटिजेंट चीजों को, या फिर कहें कि इक्विपमेंट खरीदने के लिए पैसा कम बचेगा। मान लिया 15 लाख सीलिंग है, 15 लाख से ज्यादा उसने देना ही नहीं, आपने मांग लिया एक स्टूडेंट, पता चला जी 7-8 लाख रुपए तो उसकी सैलरी में चला गया 3 साल का बजट, बचा कितना फिर आपको? 6 लाख। अगर आप वो सैलरी नहीं मांगते तो आपके पास 15 लाख का पूरा फील्ड खाली। शुरुआत के प्रोजेक्ट में कोशिश कीजिए कि ह्यूमन रिसोर्स मत मांगिए। इक्विपमेंट डिमांड इसलिए लॉजिकल होनी चाहिए और सपोर्टेड विद जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आई मैक का लैपटॉप दे ही दीजिए सर, मन कर रहा है। अरे भाई क्या, आपके प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है आपका लैपटॉप का, क्यों चाहिए लैपटॉप? मांगिए ना अपने ओवरहेड से मांगिए, अपने इंस्टीट्यूट से मांगिए। इक्विपमेंट चाहिए तो इक्विपमेंट दीजिए ना भाई। मानता हूं, मैं साइंसेस के बारे में कह रहा हूं, मैं आर्ट्स वाला जो सोशियोलॉजी वाला है, उसको उसको जो काम करना है, तो एक बार क्यों मांग रहा है तो एक बार मैं, क्योंकि इक्विपमेंट नाम ने उसको वही चाहिए, स्कैनर कॉपियर वगैरह वही चाहिए। लेकिन साइंस वाला अगर वो लैपटॉप या प्रिंटर स्कैनर इक्विपमेंट के नाम पे मांगता है, तो उसको सीधे सीधे ना हो जाता। कंज्यूमेबल कंटीजेंसी बजट, ये जो है नीड के हिसाब से और वेल जस्टिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सेमल्टी जी को बोला एक के बजाय 2 दर्जन केला फ्री में दे रहे हैं, तो सेमल्टी जी फिर बोले साहब 4 दर्जन देंगे क्या? तो वो वाली कहानी नहीं रखनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम, सोचिए कि आपको पैसा क्यों दे। पॉइंट आउट द एक्सपेक्टेड आउटकम, न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, टेक्नोलॉजी, यूटिलिटी, क्या है, क्या चीज है, क्या बात है आपके अंदर, क्या है आपके काम के अंदर होगी जिसके लिए जो एक्सपेक्टेड आउटकम बन के आ सकता है। कैसे सोसाइटी को बेनिफिट मिल सकता है। पेटेंटेबिलिटी, क्या वो पेटेंट निकल के आ सकता है? क्या कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन निकल के आ सकता है? क्या कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट निकल के आ सकता है जिसको गवर्नमेंट पॉलिसी के तौर पर अडॉप्ट करे? अपना एक्सपर्टीज को दिखाइए, एनलिस्ट कीजिए, शो कीजिए आपके पास क्या वो एक्सपीरियंस है इससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी, क्या आपने पहले काम किया, कौन कौन से इक्विपमेंट आपके ऑलरेडी है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है रिसर्च, और उसके आपका एक्सपर्टीज क्या है उसको करने का। अगर मांगा जाता है तो रिव्यूअर के बारे में बात कर सकते हैं, सजेस्टेड रिव्यूअर, 2 से 5 रिव्यूअर आप मांगिए, दे सकते हैं, जाहिर सी बात है। ये आपसे रिलेटेड नहीं होने चाहिए, रिलेटिव नहीं होने चाहिए, आपका सुपरवाइजर नहीं होनी चाहिए, और आपके को ऑथर नहीं होने चाहिए इमीडिएट ईयर्स में। इन बातों का ध्यान रखना है। रही बात रेफरेंस सेक्शन, एक यूनिफॉर्म स्टाइल में रेफरेंस को लिखिए, अपडेटेड और लेटेस्ट रेफरेंसेस दीजिए, केवल उन्हीं रेफरेंसेस की बात कीजिए जो क्वालिटी जर्नल्स में हो, अच्छे इम्पैक्ट के हों, या अच्छी इंडेक्सिंग वाले हों। अच्छा इम्पैक्ट नहीं भी हो तो कम से कम अच्छी इंडेक्सिंग क्या हो, साइंस साइटेशन इंडेक्स, ईएससीआई, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस। हैव कंट्रोल ऑन सेल्फ, जैसा मैंने पिछली बार बताया, पिछले सेशन में बताया, सेल्फ, अपने खुद के रेफरेंस मत डालिए बहुत ज्यादा, इट डजंट क्रिएट ए गुड इम्पैक्ट, एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है, ठीक है। ये हमें बहुत बहुत ध्यान रखना है कि किसी तरह की इस चीजें बैड इंप्रेशन ना डालें हमारे एक्सपर्ट्स पे जो आपके प्रोजेक्ट को रिव्यू करने जा रहे हैं। एक बार चेकलिस्ट बनाइए, चेक कीजिए, ज्यादातर प्रोजेक्ट में सब में एक चेकलिस्ट होती है, टिक टिक करते चलिए पूरा हो गया कि नहीं हो गया, पीआई का डिटेल कर दिया, सीवी अपलोड कर दिया, एंडोर्समेंट फ्रॉम द हेड इंस्टीट्यूट हो गया कि नहीं, डबल चेक द टाइटल, डबल चेक द समरी, चेक द ऑब्जेक्टिव, चेक द कंसिस्टेंसी बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड, देखिए कि भाई ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, प्लान ऑफ एक्शन, मेथोडोलॉजी और प्लान ऑफ एक्शन ऑब्जेक्टिव से मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। पता चला ऑब्जेक्टिव में कुछ है,
मेथोडोलॉजी प्लान ऑफ एक्शन में कुछ ऐसी चीज है जिसका ऑब्जेक्टिव जिक्र ही नहीं करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेक द सीलिंग एंड जस्टिफिकेशन फॉर बजट। जहां तक प्रोजेक्ट प्रपोजल राइटिंग की शुरुआत करने की बात है, आपको बड़े हाई वैल्यू प्रोजेक्ट में जंप करने की जरूरत नहीं, मत जंप कीजिए। फर्स्ट डू सम प्रिलिमिनरी वर्क, गेट इट पब्लिश्ड। छोटा छोटा काम कीजिए। इवन साइंस वाले अगर अंडरग्रेड भी हैं, अंडरग्रेड के बच्चे को भी, बीएससी वाला है या और में, उनको काम दीजिए, छोटा छोटा एक्सपेरिमेंट दिए, मिलके कुछ काम बना लीजिए, दैट कैन बी पब्लिश्ड। ट्राई टू अप्लाई एंड डू द प्रोजेक्ट्स विद लोअर बजट। शुरुआत में लोअर बजट के प्रोजेक्ट पे काम कीजिए एंड एक ही थीम को पे काम कीजिए। ऐसा नहीं कि आज मन कर गया इस पे, इस टॉपिक पे काम करेंगे, कल उस वाले पे, परसों इस वाले पे। टू डोंट बी ऐसा शैटर्ड से मत रहिए। एक फोकस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि भैया मेरा स्पेशलाइजेशन ईयर, मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। एक ग्रॉस, उससे रिलेटेड कई काम अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन आपका मेजर एम एक होना चाहिए अपने रिसर्च अगर आप करना चाहते हैं। ठीक, एंटिसिपेट, भाई भविष्य में क्या होने वाला है, एक कोशिश कीजिए क्या उसको एंटिसिपेट करने की, और उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को बनाइए समय पर। एक अच्छी टीम बनाइए। ईच प्रोजेक्ट इज इवेल्युएटेड बाय आउटकम। हर एक प्रोजेक्ट को हम आउटकम के आधार पे जो है इवेल्युएट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। सो पब्लिश इन रेप्यूटेड जर्नल्स विद एक्नॉलेजमेंट टू द ग्रांट। हमेशा प्रोजेक्ट के आउटकम को जो है ग्रांट में एक्नॉलेज करना चाहिए। पर प्रोजेक्ट के आउटकम जो पेपर है, पेपर में ग्रांट को जरूर एक्नॉलेज कीजिए। और पेपर रिजेक्ट होते हैं, घबराइए नहीं। ग्रांट प्रपोजल भी रिजेक्ट होते हैं, घबराइए नहीं। आप यकीन माने, अगर मेरे पास 11 प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किए हैं तो 50 बार मेरा जो है रिजेक्शन हुए होंगे पेपर, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स की बात कर रहा हूँ। अभी भी 1-2 महीने पहले ही रिजेक्शन एक मिला है। बट यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा, तभी कंटिन्यूटी बनेगी। मेरे 18-19 साल के लगभग करियर में सन 2004 जो मेरा शुरुआती साल था, और सन 2012 केवल 1 या 2 साल है जिनमें मैं विदाउट प्रोजेक्ट रहा हूँ। अदरवाइज एवरी टाइम आई एम हैविंग वन और मोर प्रोजेक्ट। और एक बार तो ऐसा था, आई वाज वर्किंग ऑन 3-4 प्रोजेक्ट्स एट ए टाइम। बट उसके लिए कंसिस्टेंसी रहेगी और कीप ऑन ट्राइंग। आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। जब आप चाहें तब आके आपको प्रोजेक्ट टपक के नहीं आने वाला है, प्रयास करना पड़ेगा। जाइए और आज की तारीख में ही पेपर, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल को प्लान कीजिए। चैलेंजेस हैं, हमेशा रहेंगे, समस्याएं हैं, हमेशा रहेंगी। देयर इज ए मेजर कट इन फंडिंग। आजकल ग्रांट्स बहुत कम मिल रही है। एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज आफ्टर एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आया, 50,000 करोड़ का सुना है एक फंड बन रहा है एनईपी के अंडर में। टीचिंग वर्कलोड है, मैं मानता हूँ। एकेडमिक राइटिंग के जो स्किल्स है वो नहीं है हमारे अंदर, हम नहीं लिख पाते हैं ग्रैंड प्रपोजल। सीखना चाहते हैं, हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, स्वयं का जो ऑनलाइन कोर्स है। अभी हम मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन में जो है, मैंने बताया, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की जो नेशनल रैंकिंग है उसमें हम टॉप 5 में आए हैं। मेरे 2 कोर्स, एकेडमिक राइटिंग नंबर 3 पे और इंडस्ट्रियल फार्मेसी नंबर 5 पे। वी डोंट गेट मच सपोर्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। हमें ज़्यादातर खाली हेड इंस्टीट्यूट जो है साइन करने के अलावा बहुत ही शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में एक्टिवली रिसर्च सपोर्ट मिलता है। एंड द रिलेक्टेंट सीनियर्स who are not willing to pass the legacy of right। हमारे सीनियर्स या तो वो पास बस सिखाना नहीं चाहते, या उनके पास इतना समय ही नहीं है। कभी मे भी हो सकता है उनके पास समय ही ना हो, उनको करने का, इतने बिजी हैं जिन्होंने सिखाया ही नहीं कि भाई प्रपोजल कैसे, अपने खुद प्रपोजल है, ऐसी बात कमी नहीं है, दे आर वेल वर्स्ड, पर उस या तो सिखाना नहीं चाहते या समय नहीं है। बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट आई कैन स्टार्ट द जर्नी विद दिस, कि हम जितना कुछ हमें आता है कम से कम शेयर करें। आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट हो सकता है मेरे बताने से आप लोग, कोई एक बंदा भी प्रोजेक्ट लेके आता है तो हमारे लिए एक उपलब्धि है, और एक राष्ट्र की सेवा के लिए कि हम कम से कम उसको सर्व कर रहे हैं, राष्ट्र। अब अंत में एक्टिविटी की हम बात करेंगे। फंडिंग एजेंसीज की बात जो हम देखिए, आपने से रिलेटेड फंडिंग एजेंसी ढूंढिए, एनालिस्ट कीजिए, टाइमिंग
कौन सी स्कीम का कौन सा टाइमिंग है, इस समय कौन सा चल रहा है, कौन क्या हम कर सकते हैं इस समय। एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाइए अपने टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट में, चेक कीजिए, अप्रूव कीजिए, सीनियर्स और फ्रेंड्स से बात कीजिए और तैयार करके रखिए। तो दिस इज वन ऑफ आवर रिसेंट एंडेवर, जो हमारा एकेडमिक राइटिंग बुक पिछले साल लॉन्च किया था हमने। सो इट्स अवेलेबल, वी हैव गॉट अ वेरी वंडरफुल, हमें इसमें रेस्पॉन्स मिला है। तो डू लेट मी, मैं आपको एक लिंक जो मैंने शेयर किया था शायद उसमें भी लिंक होंगी एकेडमिक राइटिंग की, तो डू ज्वाइन अस। दिस इज बाय, ये मेरा ओपन नॉलेज चैनल है जो कि अवेलेबल है फ्रीली। आपको बहुत सारे लेक्चर्स इसमें अवेलेबल में होंगे। एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड लेक्चर्स को अगर जानना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट है मेरे इसी चैनल में, tiny.cc/AW मतलब एकेडमिक राइटिंग सिमल्टी, AW स्टैंड फॉर एकेडमिक राइटिंग, tiny.cc/AW पूरा एक आपको क्या मिलेगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। स्वयं प्रभा चैनल को भी एक्सप्लोर कीजिए अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। वी हैव कंट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 4 लेक्चर्स देयर, स्वयं ओईआर पे, अर्पित मॉड्यूल्स पे, थीसिस राइटिंग कैसे होती है, जर्नल को कैसे टारगेट करते हैं, अर्पित के मॉड्यूल में भी हमने कंट्रीब्यूट किया है। दिस एकेडमिक राइटिंग ओपन पॉडकास्ट भी हमारे पास है। आप अमेजन म्यूजिक में भी अगर आप देखेंगे, मेरा अपना एक एकेडमिक राइटिंग पे पॉडकास्ट है, bit.do पॉडकास्ट MLT। कम से कम जो लोग इंटरनेट के माध्यम से नहीं हम तक पहुंच पा रहे, वो इसके माध्यम से, केवल ऑडियो चैनल के माध्यम से हम तक पहुंचे, इसी आशा के साथ हमने बनाया था। और काफी सराहा भी गया, खासकर हिमालयी राज्यों में या जहाँ इंटरनेट की अनुपलब्धता है, इंक्लूडिंग कश्मीर, अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा एडटेक प्लेटफॉर्म लाइक फार्मास्टेट एकेडमी में मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, फार्मेसी में भी और एकेडमिक राइटिंग से रिलेटेड टॉपिक में भी कई जो कोर्सेज हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं, कुछ पेड हैं। तो द कोर्सेज आर अवेलेबल, सो आई वेलकम यू ऑल इन एकेडमिक राइटिंग स्वयं MOOC by my team, and this course will be is going to be relaunched in July 2022। तो लिंक्स यहाँ पर आपको मिलेंगी, यहाँ पर स्वयं में आप जाएंगे, एकेडमिक राइटिंग आपको दिखेगा, swayam.gov.in में जैसे ही जाएंगे आपको एकेडमिक राइटिंग पहले ही दिख जाएगा टॉप में, नहीं तो आप यहाँ सर्च बार में टाइप कीजिए एकेडमिक राइटिंग, यू विल कम टू नो, यू कैन ज्वाइन। जस्ट आपको ज्वाइन करना है, यहाँ पर ज्वाइन पे क्लिक करना है, अपने क्रेडेंशियल जो है उसके माध्यम से करना है। 7 साइकिल हमारा है विद ए प्रॉमिस कि आपके अंदर वो एकेडमिक राइटर को हम ट्रिगर कर पाए। लगभग 54,000 से ज़्यादा लर्नर, लगभग 100 के अधिक देशों से हमारे साथ जुड़ा ये एक्सपर्ट डॉक्टर मोना मल्टी एंड प्रोफेसर रजत अग्रवाल विद अस। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में हम रहे हैं, रैंकिंग्स में रहे हैं, वर्ल्ड वाइड रैंकिंग में, टॉप 30 वर्ल्ड वाइड कोर्सेज में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2019 में भी सराहा, और अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सर्वे में हम, जैसे मैंने बताया, टॉप 5 में है। पायनियर मूक इन फार्मेसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में जल्दी चलूंगा कि मुझे लगता नहीं फार्मेसी में कोई यहाँ पर है। एक अच्छा जो आपके साथी हैं उनसे शेयर कीजिएगा। इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्स है, सिलेबस का पार्ट। दिस इज ऑल अबाउट the grant proposal writing, and I thank my mentors and my well-wishers, HRDC Nagpur, the entire team, Director Saab, and dear participants, funding agencies, UGC, DST, ICT, DECO, Foundation, Mutual Institute Japan, DAE, UGC, MOOCs, and all the dear participants for the patience hearing. So the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Steve Jobs. थोड़ा तो अलग चलना पड़ेगा, थोड़ा उत्साह के साथ काम करना पड़ेगा। With this, I humbly thank you all, to the ministry for giving us the opportunity at the various fronts, and I welcome you all for the academic writing MOOC. This is my email ID semaltij@gmail.com, and Facebook group @academic writing, @Industry Pharmacy. This is my YouTube channel, and I'm there in the Twitter, and there in the LinkedIn. You are most welcome to join us. Questions, please. Thank you. And this is all from my side. And I think I'm right on time to finish my work, and humbly invite the questions from you. Thank you. थैंक यू थैंक यू सो मच सर। किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। हाँ जी साहब, बताएं।
और पहला जो मैं आपको कार्य दे रहा हूँ कि अपने जो है अपने से रिलेटेड जो आप प्रोजेक्ट प्रपोजल देखेंगे उनको देखिए और कोशिश कीजिए कि आप प्रोजेक्ट को बनाएं, छोटा प्रोजेक्ट ही बनाएं, ज़्यादा बड़ा नहीं भी बनाएं तो कम से कम एक प्रोजेक्ट प्रपोजल मोटा मोटा लिखना कोशिश करें और देखें कि आप अपने को कहाँ पाते हैं। पहले तो एलिजिबल है कि नहीं है, एलिजिबल है तो आप क्या किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं साइंटिस्ट में, तो ज़्यादा बेहतर है, उससे संभावनाएं आपकी ज़्यादा बढ़ेंगी। अगर आपका वही पहला प्रोजेक्ट है तो कोशिश कीजिए कि एज ए को पीआई किसी के साथ एसोसिएट हो जाए, उसके बाद पीआई के तौर पे डालिएगा। तो एक्सपीरियंस तभी बढ़ता है धीरे 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 धीरे। एंड देन रिसर्च में जंप करने की कोशिश मत कीजिए, डोंट ट्राई टू जंप कि भैया यार जब तक 1 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तब तक प्रोजेक्ट लेना ही क्या है, बेकार है, भूल जाइए, वो 1 करोड़ का भी मिलेगा ही नहीं। अगर आपने चंद लाख के प्रोजेक्ट करने स्टार्ट नहीं किए तो आपको करोड़ तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो और कंटिन्यूटी बना के रखना एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है कि प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी बनी रहे ताकि आपका टेम्परामेंट जो है आपकी लैब का, तो इन माय इंस्टीट्यूट माय एकेडमिक्स अलोंग विद माय एकेडमिक्स, मेरे एकेडमिक्स के अलावा मेरी रिसर्च लैब जानी जाती है। मेरे बच्चे जो मेरे अंडर में रिसर्च करते हैं वो जाने जाते हैं। सेमल्टीज रिसर्च SRL सेमल्टीज रिसर्च लैब है, मेरी अपनी लैब है, अपना चैम्बर मेरा पूरा लैब में कन्वर्टेड है, उसके अलावा मेरी अपनी 2 लैब्स हैं, अपने मेरे इक्विपमेंट्स हैं। तो दैट माई मेरी जो रिसर्च लैब है ना वो सेल्फ सस्टेन्ड है, अपने आप सस्टेन करती है, मेरे पास सारी चीजें, मैंने उसको पिछले 19 सालों में अपनी जो है जो इतनी चीजें वो इकट्ठी की है। कल के दिन अगर 1-2 साल मुझे ग्रांट भी नहीं मिलेगी तब भी मेरा रिसर्च वर्क चलता रहेगा, मैंने उसको सेल्फ सस्टेन बनाया। तो अगर हमें रिसर्च करना है, अगर हम नाम कमाना है, खाली एकेडमिक्स में आप नहीं कर पाएंगे। देखो यू माइट हैव सीन माय सीवी, सो दिस इज नॉट जस्ट ड्यू टू क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग तो मैं करता ही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वो नहीं करता। क्लासरूम टीचिंग के अलावा रिसर्च एंड सोसाइटी के प्रति या फिर जब हम ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहे हैं तो दिस इज माय एकेडमिक ड्यूटी टू कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द नेशन, ग्रोथ ऑफ आवर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। इन चीजों को हम साथ लेके चलेंगे तो रिसर्च प्रोजेक्ट पाना, रिसर्च करना, ये बातें फिर बहुत पीछे छूटती चली जाती हैं। हैव एक बड़ा एम आप लेकर चलेंगे, अपने साथ लोगों को जोड़ना सीखेंगे, अपनी टीम बनाना सीखेंगे तो हाँ बड़े काम जरूर होंगे, क्योंकि अकेले चीजें नहीं होती हैं। एक अच्छी टीम, टीम भले ही बड़ी ना हो, टीम का मतलब ये नहीं 1 दर्जन लोग लेके चल दिए भैया चलो भैया चलते हैं, नहीं, 2 या 3 लोग हो एक अच्छा टीम होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 भी लोग हों और अच्छे और अपने समान विचार वाले लोग हों, समान कुव्वत वाले लोग हों, दैट्स वेरी गुड, वो भी आपको हेल्प करें। और एक विश्वास उस टीम के बीच में होना चाहिए, एक ओपन डिस्कशन होना चाहिए। मेरी टीम में मेरा एक प्रोजेक्ट फेलो बोल रहा है, मैंने कोई बात कही और उसे पसंद नहीं आई कि सर आई डोंट एग्री विद यू, ही इज ओपन टू मी, वो मेरे सामने विस्तार से पूरी बात दमदार ढंग से रखता है कि नहीं सर ये गलत है, आप गलत कह रहे हैं, साफ साफ सीधे सीधे मुझे नकार देता है। हमारे यहाँ इतना हेल्दी एनवायरनमेंट है कि हाँ यार, तो मैं रियलाइज करता हूँ हाँ मुझसे गलती हुई, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, ऐसे नहीं, तुम सही कह रहे हो, इसको ऐसे ही करेंगे। दैट काइंड ऑफ हेल्दी रिलेशंस, हेल्दी एनवायरनमेंट मस्ट बी देयर व्हेन यू आर डूइंग द रिसर्च। रिसर्च अगर आपको करना है तो अहम को किनारे करके रखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने अंदर जो अहम और ईगो है ना वो किनारे रख दीजिए। रिसर्चर एक हम्बल और रेसिपिएंट हेड में होने वाला आदमी चाहिए। वहां आप टीचर मत रहिए, वहां आप रिसर्च स्कॉलर बन जाइए, भले आप प्रोफेसर बन जाए, रिसर्च तभी कर पाएंगे। थैंक यू। हाँ जी बोले, एनी क्वेरी प्लीज, मोस्ट वेलकम। और जिन लोगों ने कोर्स नहीं किया है मत कीजिए, आप क्वेश्चंस मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरत ना हो बाय द वे एपीआई वगैरह के लिए, पर कोर्स कीजिए, ज्वाइन कीजिएगा हमारा कोर्स एकेडमिक राइटिंग। मेरे ख्याल से लगभग 2000 टच भी करने वाला है इस बार का एनरोलमेंट हमारा ऑलरेडी, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आई थिंक इन मिड ऑफ जुलाई, आई थिंक 16 जुलाई इज द स्टार्ट डेट। तो उसमें हम बातें करेंगे इन चीज़ों की, अपने साथ के लोगों को भी बताइए, और काफ़ी लोग जो है, कई लोगों ने किया भी होगा, कई लोगों को पता भी होगा, और लोगों को बताइए स्वयं के बारे में। स्वयं के और कोर्सेज भी हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, हम हमारे पास अवेलेबल हैं। हर एक यूनिवर्सिटी से जो है कई उत्साही लोगों ने और कई अच्छे और मेहनती लोगों ने, एक्सपर्ट लोगों ने कोर्सेज बनाए हैं, उनका आनंद लीजिए, उनको शेयर कीजिए अपने स्टूडेंट्स के साथ। जी बोले। Hello, sir. Myself, Prashant Inde from Dr. Ambedkar College.
नागपुर। जी जी सर एक क्वेश्चन था कि जैसे अपना इंडिया जो है, इंडिया में जो गवर्नमेंट है, तो जैसे अपन रिसर्च वगैरह करते हैं तो गवर्नमेंट का जो रवैया है वो ऐसा है सर कि फंडिंग बहुत कम है अपने यहाँ पे। सो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जैसे अमेरिका है सर, अमेरिका सबसे टॉप में है रिसर्च में। तो वहाँ पे बहुत ज्यादा फंडिंग दी जाती है, बहुत ज्यादा ये एक्सपोजर मिलता है। तो वैसा इंडियन गवर्नमेंट का नहीं है, इसीलिए फिर यहाँ पे जो रिसर्च जो बोलते हैं सर वो थोड़ा सा मतलब डाउन है। सर सर काइंडली आवाज अनम्यूट। म्यूट है तुम्ही सर। देखिए, जहां तक मेरा मानना है उस चीज के लिए हम लोग ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदार हैं, क्योंकि देखिए मनी कम्स विद द अकाउंटेबिलिटी। जब पैसा आता है तो जिम्मेदारी भी आती है, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में जिम्मेदारी वर्ड जुड़ी हुई है हर जॉब से। टीचिंग में भी जिम्मेदारी है साहब, हमारे जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। सॉरी टू से, मैं इस मामले में थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, पढ़ाओ ना पढ़ाओ, विश्वविद्यालय में यह हाल है, ताले लटके हुए हैं, टीचर जाता ही नहीं है। नहीं पढ़ाओगे तो भी 30 तारीख को 31 तारीख को फर्स्ट क्लास तनख्वाह अकाउंट में आ जाती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। टीचिंग में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिसर्च में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई प्रोजेक्ट मिला, पेपर छापे तो छापे, नहीं छापे तो कोई बात नहीं, ठीक है। पेटेंट छाप मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मतलब कुछ कछु अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। अगर और वहां अकाउंटेबिलिटी है साहब, आपको चलता कर देंगे। अगर वो पसंद नहीं आया, अगर आप स्टूडेंट को पसंद नहीं आए तो आपको चलता कर दिया जाएगा, मुझे चलता कर दिया जाएगा। वहां टीचिंग में अकाउंटेबिलिटी है, वहां रिसर्च में मैं आप ना, हमारी आदत क्या होती है ना, हम हमेशा पॉजिटिव चीज को देखते हैं अपने मतलब। वहां पैसा बहुत है, पर पैसा बहुत है, पर पैसा किस शर्त के साथ मिलता है ये भी पूछिएगा। बोलता है बेटा क्या करके लेके आओगे, पेटेंट मिलेगा, ये मिलेगा, दैट इज, वहां वो एसोसिएटेड है चीजों। एक हमारे इंडियन प्रोफेसर बहुत गए वहां पर, एक मैं नाम लूंगा ना, विश्वविद्यालय का नाम लूंगा जहां वो गए थे। एक इंडियन प्रोफेसर थे, ही वाज वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, बहुत अच्छी इंग्लिश बोला करते थे। एंड जब वो बोलते तो बिल्कुल फर्राटेदार और बिल्कुल जो है बुलेट ट्रेन की तरह से बोलते हुए चलते थे। लगभग पहले ही महीने में जो है उनको डायरेक्टर जो डीन था वहां, उसने बुलाया उनको, जो चेयरमैन थे, मतलब जो वाइस चांसलर थे, उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा यस, आपका फीडबैक स्टूडेंट का अच्छा नहीं है आपके लिए। उन्होंने कहा जी, तो नो एक्चुअली स्टूडेंट हैज टू कम टू माय लेवल, आई दे आर वेरी डाउन स्टैंड, देयर लेवल इज वेरी डाउन, यू नो। तो तपाक से चेयरपर्सन क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा, यू नो, in that case sir you can leave our institution, because we want our the teachers who can go down to the level of students and teach them. We don't need the high standard teachers जो कि डाउन ना आ सके स्टूडेंट के लेवल पे। तो दैट कांट, वो लोग तो उनका जो नजरिया है वो बिल्कुल अलग है। उस नजरिए से मैं कंपेयर नहीं कर सकता स्टूडेंट में। मैं मानता हूं कमी है धन की, मैं मानता हूं कमी, लेकिन जिनको आप पैसा दे रहे हैं ना, आईआईटी बेंगलोर को पैसा दे रहे हैं तो परफॉर्म भी करता है साहब। मैं दोनों बातों को करता हूं, पर उनको बहुत ही ज्यादा पैसा देते हैं। यहाँ कम से कम कुछ देखो तो देखो कि इतना तो मैं मानता हूँ, साइंस में जब तक आप पैसा नहीं लगाओगे कुछ चीज निकल के नहीं आने वाली। मैं तो रिसर्च को छोड़ो, मैं तो एक्सपेरिमेंट के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। जो रूटीन साइंस के बीएससी का स्टूडेंट है उसके प्रैक्टिकल के लैब का पैसा नहीं। वो कुछ ना कुछ बात निकल के आनी चाहिए कि हाँ हमें ये जरूरत है, इसके बिना चलेगा ही नहीं। ये शिक्षक के अंदर से आनी पड़ेगी आवाज। और तब जब हम डिमांड करेंगे और हम भी कहेंगे भाई हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, जब हम शो करना शुरू करेंगे मेटल को उस मिनिमम उसमें ही, तो इनको बाध्य होके और सपोर्ट करना ही पड़ेगा। पर मोरलेस वो कह रहा है हर यूनिवर्सिटी में, प्रशांत जी आप एग्री करेंगे, 1 या 2% ही लोग हैं जो सीरियस रिसर्चर हैं हर एक यूनिवर्सिटी में, 1 या 2%। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। वो 1 या 2% लोग बाकी लोगों को ढो रहे हैं। कड़वी बात है लेकिन सच है। एंड और जो रिसर्च करने वाला है उसको सपोर्ट रेयरली कहीं ढंग से मिलता है, बहुत कहीं बहुत कम मिलता है। दीज आर सम ऑफ द इश्यूज व्हिच मस्ट बी एड्रेस। और जनरली रिसर्च वाला बंदा ना लाइमलाइट में रहना चाहता है, ना वो लाइमलाइट में रहता है, ना उसको किसी पद का लालच होता है। जो रिसर्च करने वाला एक्चुअल रिसर्चर होता है वो अपना किनारे से चुपचाप रिसर्च करता रहता है। दे आर नॉट आउटस्पोकन इन दैट।
तो कुछ कारण ये भी है कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में रिसर्च क्यों बहुत ज्यादा नहीं हो पा रही। भाई करो तो करो, नहीं करो, जो रिसर्च नहीं कर रहा वो भी तो एपीआई पा रहा है ना, तो वो भी तो एसोसिएट बन रहा है, वो भी तो प्रोफेसर बन रहा है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। तो अल्टीमेटली जो रिसर्च करने वाला था वो सोचता है यार मैं ही गधे की तरह लगाऊं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जब तक नहीं होंगे, तब तक या अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी, तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते नेशनल सिनेरियो को इंटरनेशनल सिनेरियो। यस, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो जी हेलो विजय सर जी, नमस्ते. नमस्कार। हा, माझा एक प्रश्न असा आहे सर, रिसर्च ला वयाची मर्यादा राहील का? मैं हेलो. सॉरी, मैं मराठी नहीं समझता, आप मुझे हिंदी में बताएंगे ना। हाँ. जो भी रिसर्चर है सर जी, उनको जो एज लिमिट रहती, वो एज लिमिट रहेगी क्या उनको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने बताया आपने शायद गजानन जी, हाँ. हर एक रिसर्च के मतलब एकेडमिक फील्ड में हर एक एज में रिसर्च के फंड के लिए प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं अवेलेबल। आपको एक्सप्लोर करने की जरूरत है। आप यंग बंदे हैं तो तब आपको नई अलग तरह की फंडिंग एजेंसी या वो फंडिंग की जो परियोजनाएं हैं उनकी स्कीम अवेलेबल है। आप 40 से हाँ. 50 साल के जैसे मैंने बताया तब अलग तरह की है। बस आपको पता हाँ. होना चाहिए, इवन रिटायरमेंट के बाद भी अवेलेबल है फंडिंग जो है आपके पास रिसर्च करने के लिए। तो नहीं, अभी आपके पूरी ये जो करियर है के सर, हर एक फील्ड में जरूर। जी बोले। हाँ, हाँ, अभी एक जो मैंने देखा है आईसीएसआर नई दिल्ली, इनका जो है कि रिसर्चर के लिए उन्होंने 45 का एज लिमिट दी है सर. तो पर्टिकुलर किसी स्कीम में होगा, अच्छा. सारी स्कीम में नहीं होगा ना। देखिए पर्टिकुलर हाँ. किसी स्कीम में होगा। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ हाँ. ना, वो यंग फुल एज का डॉक्टरल उसको के लिए देखने के लिए बात कर रहे हैं. हाँ तब कर रहे होंगे। तो आप फुल डॉक्टरल के दूसरी, लिए. हाँ दूसरी परियोजना को हाँ. देखिए उसी के। आप अच्छा. इम्प्रेस देखेंगे, मेरे ख्याल से इम्प्रेस में नहीं होगा, उसी की आईसीआर की योजना है इम्प्रेस। हाँ. तो वो देखिएगा, उसमें भी उसमें कोई एज बार नहीं। स्ट्राइड देख लीजिए आप यूजीसी का, ठीक है, जो कि उसको दिया हाँ. गया ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए दिया गया है, उसको आईआईटी बीएचयू कर रहा है, बीएचयू कर रहा है, मतलब सॉरी बीएचयू जो बनारस यूनिवर्सिटी है वो कर रहा है ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च में। तो कुछ मैं मानता हूँ कुछ परियोजनाओं में एज लिमिट है, लेकिन वो है. इसीलिए है ताकि यंग लोगों को प्रमोट किया जा सके उस अच्छा. परियोजना में। अगर आप और अच्छा. अच्छे हैं तो आपको और बड़ा बजट मिलेगा। अगर आप अच्छा. अच्छे लेवल के हैं तो आपको बड़े बजट की परियोजनाएं मिलेगी। ज्यादा एज में आपको ज्यादा बजट की परियोजनाएं मिलेंगी, ज्यादा जिम्मेदारी की परियोजनाएं मिलेगी। तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए, बस ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस एजेंसी से क्या मांगे। खाली आईसीएसआर ही नहीं, आप स्ट्राइड में भी, इवन ह्यूमैनिटीज वाले स्ट्राइड में जो के थ्रू बीएचयू में अप्लाई कर सकते हैं, STRIDE डालिएगा, यू विल गेट द गाइडलाइंस। स्ट्राइड में आप अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही डीएसटी में अप्लाई कर सकते हैं। डीएसटी प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल काइंड ऑफ एसईआरबी में जो है ट्रांसडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च में ह्यूमैनिटीज वालों को भी स्थान दिया गया है, वो आ सकते हैं और उनको कोलैबोरेट करके रिसर्च के प्रोजेक्ट्स को प्लान कर सकते हैं। तो अच्छा. हमारे को इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और ट्रांसडिसिप्लिनरी इन सारी चीजों पे काम करना है, ताकि हम, मैंने बताया कि रिसर्च केवल एक सेगमेंट तक सीमित नहीं करती है। मैंने जो फार्मास्यूटिकल साइंस वाला हूँ या बायोमेडिकल वाला, अब वो चीज वहां तक सोसाइटी तक कैसे पहुंचेगी वो ह्यूमैनिटी वाला डिसाइड करे। भाई मैंने तो चीज बना दी, बना के कैसे ले जानी है वो तो दैट काइंड ऑफ थिंग ऐसी प्लानिंग करे कि जिसमें अलग अलग फील्ड का बंदा निकल के आए, तो इस तरह के प्रोजेक्ट को रादर ज्यादा एक्सेप्टेंस मिलती। ठीक, ठीक है सर. ओके, थैंक्स. हम्म, Anyone हाजी else? साहब बोले। Sir, I think there are no चलिए, questions. गुड। अगर बाकी आप बनाइए अपना प्रपोजल, प्लान कीजिए, और आई विश यू गुड लक फॉर योर नेक्स्ट रिसर्च प्रपोजल और योर फर्स्ट रिसर्च प्रोजेक्ट। इट्स गिव्स ए प्लेजर whenever you get the grants। जब भी आपको ग्रांट मिलती है, फंड मिलती है, वो पैसा किसी अच्छा नहीं लगता भाई, खासकर रिसर्च के लिए मिल जाए तो बहुत ही मजा है ना। तो एकेडमिक अपनी लैब जो बनाने का जो आनंद आता है, अपनी लैब में बैठने का जो आनंद आता है ना, मुझे नहीं लगता अपना घर बनाने के बाद भी उतना आनंद आता होगा। तो ये ऐसा एज आई फील एज रिसर्चर। ठीक है।
थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you all of थैंक you. यू। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank Thank you, sir. Thank you, you, madam. madam. Thank you. Yeah. Thank you, madam. उद्या सकाळी भेटूया 7:30 वाजता. आज आप लोगों को रिपोर्ट सबमिशन है एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू सबमिट दैट असाइनमेंट ऑन OBS. लेसन प्लान सबने सबमिट कर दिए? हाँ मैम. यस. नो और जिनके मेरा बाकी होने है वो का आज मैडम, शाम तक सबमिट हेलो। कर सकते हैं. यस सर. 8%. ओके मैडम. ओके ओके. मैडम मेरा पेंडिंग है. हाँ हाँ मैडम मैं आपको भेजती हूँ इंग्लिश वाला. पेंडिंग है. ओके मैडम. नहीं है, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखना है, क्योंकि सर ने जो भेजा वो एक्चुअली मराठी में भेजा है, तो मुझे पॉसिबल नहीं वो लिखना. ठीक है सर. उसमें लिखना क्या है वो समझ लीजिए. कंटेंट नहीं है, उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया है? क्योंकि आप शायद केमिस्ट्री के हैं ना सर? अनिकेत सर? उसी हिसाब से लिखना है ना मैम. हाँ, जो सर ने हाँ, हाँ. हाँ जो सर ने भेजा उसी हिसाब से लिखना है ना. यस बस यस इंग्लिश. यस. मैडम एक्सक्यूज मी. हाँ सर. मैडम मैंने इंग्लिश में बनाया हूँ, अगर पॉसिबल है तो फिर मैं ग्रुप में हाँ सेंड आप कर भेज दूंगा. दीजिए, ग्रुप में If- सेंड कर दीजिए. मतलब बाकी पार्टिसिपेंट्स को हेल्प हो जाएगी. ठीक है ठीक है. हर्षल सर आपका सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश है मैडम मेरा. इंग्लिश है. ओके ठीक है. जिनका इंग्लिश में जिनको फॉर्मेट बनाना होगा उनके लिए आई थिंक थोड़ा इजी हो जाएगा फिर. ओके यस सर. भेज हो दीजिए सर आप प्लीज लोग. भेज देना. यस सर डेफिनेटली. चलिए थैंक यू ऑल Thank you, ऑफ sir. यू. यहाँ पे Thank you, रुकते हैं. या Thank you, madam.